वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक व्याकरण कुंज के पाठ 15 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह को इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं और ये जो विराम चिन्ह है इसको आप अपनी भाषा को लिखते और बोलते समय इनका जगह जगह पर प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आपके बुक के अंदर ये दो वाक्य दे रखे हैं, इनको हम ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क वाक्य में है रुको मत जाओ। ख वाक्य में है रुको मत जाओ। अब बेटा आपने यहाँ पे क्या डिफरेंस देखा है? आपने यहाँ पे देखा कि पहले वाक्य में हमने रुको के बाद हम थोड़ा सा रुके और उसके बाद हमने वाक्य को पूरा किया। उसके बाद ख वाक्य में हम रुको मत के बाद हम थोड़ा सा रुके हैं, मतलब हमने जो कॉमा यानी कि जो हमने आपका अल्प विराम लगाया है पहले वाक्य में रुको के बाद लगाया है और रुको मत के बाद दूसरे वाक्य में लगाया है। तो इससे दोनों में मतलब दोनों का जो अर्थ है उसमें एकदम से पूरी तरह से परिवर्तन आ गया है। जैसे देखो, हम पहले वाक्य में रुको के बाद कुछ रुकने से वाक्य का अर्थ क्या बन जाता है? ठहरो मत जाओ, मतलब कि ठहर जाओ मत जाओ। और दूसरे वाक्य में मत के बाद रुकने से दूसरा ही अर्थ निकल रहा है। वो क्या है निकल रहा है? यहाँ ठहरो मत, मतलब कि यहाँ पर ठहरो मत, रुको मत और चले जाओ। इस प्रकार से विराम चिन्ह के स्थान बदलने से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। इससे वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्हों के महत्व का ज्ञान होता है। अर्थ अभिव्यक्ति में विराम चिन्हों की अहम भूमिका है। तो आपने देखा कि बोलते और लिखते समय यदि हम इन चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाएंगे। अतः विशेष तौर पर लिखते समय हमें इन विराम चिन्हों के उचित प्रयोग पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब देखिए विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना, विश्राम करना या ठहरना। रुकने या ठहरने से वाक्य का सही अर्थ समझने में सुविधा होती है। लिखते समय या बोलते समय रुकने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। यानी लिखते और बोलते समय जब हम ये इस प्रोसेस को करते हैं, रुकने का प्रोसेस जो करते हैं जगह जगह पे अपने वाक्यों में या बोलने में, उसे हम विराम कहते हैं। और विराम को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो विराम होता है इसको हम जो स्पष्ट करते हैं उसको करने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है और इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। अतः हम इसकी परिभाषा क्या क्या कह सकते हैं? इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, बोलते या पढ़ते समय भावों की स्पष्टता के लिए। अपने ब्लॉक में देखिए, बोलते या पढ़ते समय भावों की स्पष्टता के लिए वाक्यों के अंत या मध्य में जो विराम आते हैं उन्हें हम लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है करते हैं या किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, विराम चिन्हों का प्रयोग हमारे कथन के अर्थ में आश्चर्यचकित परिवर्तन कर देता है। ये तो आपने ऊपर देख ही लिया, हमारे दो वाक्य जो थे छोटे छोटे उनमें ही एकदम से परिवर्तन आ गया। आइए हम हिंदी के में प्रयोग होने वाले विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। तो हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं देखिए। पूर्ण विराम, इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। अर्धविराम को इंग्लिश में सेमी कॉलन बोलते हैं। अब साथ में इसके चिन्ह भी देख लीजिए, जो इसके सिंबल्स हैं वो भी आपके लास्ट वाले उसमें दे रखे हैं। अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह को साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं, इंट्रोगेशन। और 5th नंबर पे है विस्मयादिबोधक या संबोधन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन। उसके बाद नंबर 6 है उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद योजक जो होता है, योजक को क्या बोलते हैं? हाइफन। योजक को क्या बोलते हैं हम? हाइफन। उसके बाद नेक्स्ट आपका 8 नंबर पे देखिए क्या दे रखा है। 8 नंबर पे आपका दे रखा है निर्देशक चिन्ह। 8 नंबर पे क्या दे रखा है? निर्देशक चिन्ह, इसको हम डैश बोलते हैं। उसके बाद 9 नंबर पे है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को बोलते हैं साइन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है। उसके बाद नंबर 10 है लाघव लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को साइन ऑफ एब्रिविएशन बोलते हैं। लाघव चिन्ह को बेटा आपने देखा होगा डॉक्टर के साथ जो एक छोटा सा सर्कल होता है उसी को हम लाघव चिन्ह बोलते हैं, या पंडित के साथ भी होता है। ठीक है ना, प्रोफेसर के साथ होता है। उसके बाद नंबर 11 पे है आपका कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह को इंग्लिश में ब्रैकेट्स बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद नंबर 12 है आपका उपविराम, इसको हम बोलते हैं कॉलन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉलन। तो आइए अब हम इन चिन्हों के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है। पूर्ण विराम, सबसे पहले आता है हमारा पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम जो होता है इसको आप देखिए, इसको आप
क्या करते हैं, पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पूरा ठहराव, यानी कि इसका पूर्ण का अर्थ होता है पूरा और विराम का अर्थ होता है रुकना। जब वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में जो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो हम कैसे करते हैं, खड़ी रेखा के रूप में करते हैं। और इस चिन्ह का प्रयोग सामान्य वाक्यों के अंत में किया जाता है। और जब वाक्य पूरा हो जाता है, जब हम अपनी बात को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं, तो उसके बाद ये हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में दे रखा है, मेरा भाई स्कूल चला गया। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, पूरा वाक्य है, इसके अंत में हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। उसके बाद अध्यापक ने छात्र से पूछा कि वह देर से क्यों आया। यह भी एक पूरा कंप्लीट वाक्य है, तो इसके एंड में हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। तो यह वाक्य को पूरा करने के बाद उसके अंत में लगाया जाता है। उसके बाद नंबर 2 है आपका अर्धविराम। अर्धविराम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्धविराम को हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सेमीकोलन। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको सेमीकोलन। अर्धविराम का अर्थ है आधा ठहराव, यानी कि आधा रुकना। अर्धविराम को क्या बोलते हैं, आधा रुकना, यानी पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। कम देर उससे हम कम देर रुकते हैं इसमें। पूर्ण विराम में तो पूरा रुक जाते हैं और अर्धविराम में उससे थोड़ा कम रुकते हैं। अब देखिए इसके वाक्य, हमें घर पहुंचना है, ठीक है, हमें घर पहुंचना है। अब ये आपने अर्धविराम लगाया। खाना तैयार करना है, आपने फिर से लगाया आपने अर्धविराम। उसके बाद अन्य तैयारी भी करनी है। उसके बाद क्या करना है, अन्य तैयारी करनी है। तो जहाँ पे बेटा, जहाँ पर वाक्य में पूर्ण विराम की तुलना में 1/4 रुकना पड़े, वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे हम एक ही बार में हम काफ़ी सारी चीज़ों का, एक जैसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे भी ये आपका अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अगला वाला वाक्य देखिए क्या लिखा है इसमें आपकी बुक में, आजकल जो बेईमानी करते हैं वे ही सम्मान पाते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे है आपका अल्प विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमा, इसको बोलते हैं कॉमा। तो अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। इसमें अर्धविराम की अपेक्षा हम कम ठहरते हैं, कम रुकते हैं। जैसे सोहन, रोहन और महेश घूमने गए। लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मरण विधि के हाथ में है। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक ही वाक्य में अलग अलग चीज़ों के बारे में आप बात करते हैं, तो उसमें एक समान शब्दों के बीच में, जैसे उदाहरण के तौर पे हम ये कह देते हैं कि माँ जो है वो केला, सेब और संतरे लेने गई है। तो हम एक जैसे फलों के बारे में बात हो रही है, तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और आपके यहाँ पे बुक में वाक्य दे रखा है, जैसे मोहन, सोहन, रोहन, महेश घूमने गए हैं, ठीक है। लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मरण विधि के हाथ में है। तो ये इनका प्रयोग देखिए, मैं आपकी बुक में नहीं दे रखा है, मैं आपको बता रही हूँ कि इनका प्रयोग आप किन किन स्थितियों में करते हो। एक तो आप इस स्थिति में करते हो कि जैसे एक समान शब्दों के बीच में आप इनको यूज़ करते हो। कैसे कि जैसे सेब, केला, संतरा, आम सभी मौसमी फल हैं, तो एक जैसे फल हैं, फलों के नाम ही हैं सारे, तो आप इनको एक समान शब्दों के बीच में यूज़ करते हो। दूसरा, आप उद्धरण चिन्हों से पहले यूज़ करते हो इनको, ठीक है। दूसरा कहाँ करते हो, उद्धरण चिन्हों से पहले भी इनका प्रयोग करते हो आप। कई बार जैसे उद्धरण चिन्ह लिखते हैं ना, तो उससे पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तीसरा, जहाँ पे किसी को संबोधित किया जाता है, जैसे एक वाक्य मैं ले लेती हूँ, आपकी बुक में नहीं है। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं, बच्चों चलो खाना खा लो। तो हम बच्चों के बाद थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। तो यही इसलिए हम वहाँ पे आप किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। बच्चों के बाद हमने अल्प विराम का। और जैसे अब किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं ना, हाँ में या नहीं में देते हैं, उसके बाद हाँ और नहीं के बाद भी हम किसका प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ, किसी ने आपसे कोई प्रश्न पूछा तो आपने उसका दे दिया, हाँ मैं आऊँगा, तो आपने हाँ के बाद भी थोड़ा अल्प विराम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये स्थितियाँ होती हैं इसको अल्प विराम को प्रयोग करने की। उसके बाद नंबर 4 है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4 क्या है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह तो बेटा आपको सभी को पता है कि इसका प्रयोग किस स्थिति में होता है, जब आप किसी से प्रश्न पूछते हो। वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखो क्या लिखा है, तुम वहाँ क्या करते हो, प्रश्न आप पूछ रहे हो किसी से, प्रश्न आप पूछ रहे हो, ठीक है।
आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें भी आपको विशेष प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। नंबर 5 है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये तो आपको, इसके बारे में तो आप अपने अविकारी शब्दों के में भी पढ़ चुके हो कि विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ कहाँ लगते हैं, ठीक है ना। तो वाक्य में कोई भावावेग यथा विस्मय आदि प्रकट करने या संबोधन वाले वाक्यों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया था। जब आप किसी को पुकार रहे हो, किसी को संबोधन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका किसका प्रयोग होता है, विस्मयादिबोधक चिन्हों का। या आप हर्ष प्रकट कर रहे हो, ठीक है ना, आप शोक प्रकट कर रहे हो, विस्मय प्रकट कर रहे हो, तो उनमें भी आपका विस्मयादिबोध का प्रयोग होता है, विस्मयबोधक चिन्ह का। उसके बाद नंबर 6 है उद्धरण चिन्ह। अब उद्धरण चिन्ह जो होते हैं ये कौन से होते हैं, उद्धरण चिन्ह आपके होते हैं जिनको आप बोलते हो इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कहाँ करते हो आप, इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग जहाँ किसी का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत किया, जहाँ पर किसी का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया हो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी की कही हुई बात को जब आप वैसे का वैसा ही आप बताते हो उसके बारे में, तो वहाँ आप उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हो। जैसे आपके बुक में देखिए ये वाक्य दे रखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब आप ये किसी की कही हुई बात को बता रहे हो, ठीक है ना, ये आप किसी की कही हुई बात को बता रहे हो, तो फिर आप इसको वैसे का वैसे ही लिखोगे और इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उसके बाद आप लगाओगे, ये आपने कौन सा चिन्ह लगाया है, ठीक है, ये आपने कौन सा चिन्ह लगाया है, ये आपने जो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था के बाद आप कौन सा डैश लगाते हो, इसको निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। इसको हम योजक बोलते हैं, इसको योजक बोलते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसी की कही हुई बात है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखोगे, पूर्ण विराम लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दोगे, ठीक है। इसको उद्धरण चिन्ह को क्लोज करेंगे और इसको स्टार्टिंग में इससे स्टार्ट करेंगे, एंड में इससे क्लोज करेंगे। वाक्य में प्रयुक्त कवि आदि का उपनाम, पुस्तक आदि का नाम लिखते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाए। इकहरे का मतलब होता है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। इकहरे का मतलब होता है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। और दोहरे का मतलब क्या होता है, ठीक है, दोहरे का ये ना दो तरह के होते हैं, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है और एक दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। तो जब हम किसी कवि का नाम लिख रहे हैं या किसी के द्वारा लिखी हुई रचना का नाम लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप किसका प्रयोग करते हो, इकहरे उद्धरण चिन्ह का। और जब बाकी जितनी भी स्थितियाँ होती हैं, जैसे आप किसी की कही हुई वाक्य को बोलते हो, ठीक है ना, किसी कही हुई बात को बोलते हो, तो फिर उसको आप दोहरे वाले में लिखते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है योजक चिन्ह। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, योजक चिन्ह। इसको आप डैश बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप इंग्लिश में हाइफन, इसको आप इंग्लिश में बोलते हो हाइफन, ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में, चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में, शब्द युग्म मतलब जो एक जैसे शब्द जो होते हैं। तत्पुरुष तथा द्वंद्व समास, अभी हमने तत्पुरुष और द्वंद्व समास तो आपने पढ़े ही हैं। तत्पुरुष और द्वंद्व समास के बीच में भी आपको इसका लगता है, जैसे द्वंद्व समास कौन से होते हैं, एक जैसे शब्द या एक दूसरे के विलोम वाले शब्द, ठीक है ना, उसमें भी आप इनका प्रयोग करते हो योजक चिन्हों का, ठीक है ना। उसके बाद तुलनात्मक स्थिति में सा सी से के पूर्व तथा अक्षर रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच में किया जाता है। अब ये देखो सुख दुख जो है ना, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। यश अपयश, भाई बहन, गुरु गृह, तुम सा। अब ये देखो तुम सा कर प्रयोग हुआ ना बीच में, तो यहाँ पे तुम सा के बीच में आपने क्या लगाया है, योजक चिन्ह लगाया है। भरत सा भाई, गांधी सा नेता, एक तिहाई, एक चौथाई, ये सारे। उसके बाद आपका नंबर 8 पे दे रखा है निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह जो है, इसको थोड़ा सा इसमें और योजक चिन्ह में देखो कितनी का डिफरेंस है। तो योजक चिन्ह जो होता है बेटा, ये आपका होता है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह को हाइफन। इसको हम छोटा लगाते, इसको जो रेखा खींचते हैं वो छोटी होती है, और निर्देशक चिन्ह जो है थोड़ा सा इससे लंबा होता है। निर्देशक चिन्ह का आकार योजक और विभाजक की उपेक्षा कुछ बड़ा होता है। उदाहरण की ओर संकेत करने वाला या निर्देश वाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाला चिन्ह निर्देशक चिन्ह कहलाता है। अब ये तो आपने देखा हो कि जैसे आप लिखते हैं ना कि
दीज आर द आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है ना कई बार बेटा कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो उसमें आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन के बाद आपने देखा होगा कि इस चिन्ह का विवरण चिन्ह का निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इस किसका प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का। इस चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो किसी उदाहरण की ओर संकेत करने या निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद होता है। ठीक है ना, यह चिन्ह योजक चिन्ह की भांति ही होता है परंतु आकार में उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अब इनको किन किन स्थितियों में हम प्रयोग करते हैं? अब देखो, जैसे निर्देशक चिन्हों का प्रयोग जो होता है ना, ये संवाद लेखन अथवा किसी के द्वारा कहे गए कथन या निर्देश को स्पष्ट करने के लिए भी कई बार किया जाता है। अब देखो, जैसे माँ ने कहा, अब माँ ने क्या कहा, ठीक है ना, माँ ने कहा क्या कहा, तो उसके बाद आप ये वाला चिन्ह लगाओगे, आप निर्देशक चिन्ह को प्रयोग करोगे। माँ ने कहा, निर्देशक चिन्ह, तुम मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ठीक है ना, माँ ने कहा, उसके बाद आप लगाओगे निर्देशक चिन्ह, और उसके बाद आप मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ये वाक्य बेटा मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, आपकी बुक में सिर्फ इतना ही था। उसके बाद मोहन ने कहा मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। अब देखो, ये भी वैसी वाक्य है सेम। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको अभी वाक्य बताया सेम वही वाक्य है उसी तरह से कि मोहन ने कहा मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। उसके बाद संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हो। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो दीजिए के बाद आपका ये वाला चिन्ह लगता है, निर्देशक चिन्ह। उसके बाद नंबर 9 है विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह को देखिए कैसे लिखेंगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं देखिए। अब विवरण, जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया हो वहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण इस प्रकार है, ये देखो आपने देखा ना, विवरण इस प्रकार है, देखो इस संबंध में कुछ भेद निम्नलिखित हैं, यहाँ पे भी आपने विवरण चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना, तो वाक्यांशों के विषय में सूचना या निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी बात का उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देते समय विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट आपका है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह तो बेटा आपको पता ही है, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या हुए, जब हम शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तब इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, डॉक्टर है तो डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे लिखोगे, पंडित का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखोगे जैसे आपने दे रखा है बुक में आपकी। कृपया पृष्ठ पर लिए, इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए कैसे लिखा है, लाघव चिन्ह कैसे दे रखा है इसका। मोहनदास करमचंद गांधी, इसका देखिए कैसे दे रखा है लाघव चिन्ह। तो ये आपके लाघव चिन्ह आपको ऐसे लिखने हैं। नेक्स्ट नंबर 11 है कोष्ठक चिन्ह। अब कोष्ठक चिन्ह, इन चिन्हों का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। अब ये कौन कौन सी स्थितियाँ हैं देखो। नंबर 1, क्रम प्रदर्शित करने के लिए, क्रम को प्रदर्शित करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये देखो कैसे कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये देखो नंबर 1, इसको आपने कोष्ठक चिन्ह में लिखा। नंबर 2, इसको भी लिखा, क को लिखा, ख को लिखा। तो इस तरह से आपके जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना क ख ग पाठ, तो उनको भी हम कोष्ठक चिन्हों में लिखते हैं। नंबर 2 स्थिति देखिए क्या लिखी है। नंबर 2 स्थिति देखिए आपके बुक में क्या लिखी है। नंबर 2 स्थिति, वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और उसको आप और ज़्यादा क्लियर करने चाहते हो। ठीक है ना, जैसे आपने बोला मैं अपने भाइयों, ठीक है ना, अपने भाइयों के प्रति राम के मन में बहुत प्रेम था। अब वो भाई किसी को नहीं मालूम कि उसके भाई कौन थे, ठीक है ना, राम के भाई। तो फिर उसको आपने ब्रैकेट में उसको और ज़्यादा स्पष्ट कर, शब्द को क्लियर करने के लिए, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए और उसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके बारे में लिख दिया आपने, कोष्टक में लिख दिया उसको। ठीक है ना, अब जैसे आपका जो डायलॉग राइटिंग वाले आपके जो चैप्टर्स होते हैं ना बेटा, तो वो आपने कई बार आपने हिंदी लिटरेचर में अपने डायलॉग राइटिंग वाले क्वेश्चंस चैप्टर्स पढ़े होंगे। तो उसमें जब कोई एक करेक्टर बात कर रहा होता है तो उसको उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, उसके भाव को स्पष्ट करने के, जैसे कोई भी आपका करेक्टर कोई बात कर रहा है तो उसका जो अंदर का भाव है उसको स्पष्ट करने के लिए आप उसको ब्रैकेट में लिखे हो कि मोहन ने हंसकर कहा। ठीक है ना, तो ये आप इसको किसका प्रयोग करते हो, कोष्ठक चिन्हों का उसमें। नंबर 3 स्थिति कौन सी होती है, नाटक के पात्रों के हाव भाव, यही जो मैंने अभी आपको बताया। देखो, नाटक के पात्रों के हाव भाव क्रियाकलाप की सूचना देने के लिए पात्रों के कथन से पूर्व, जैसे पिता, अब पिता किस भाव में है, क्रोधित होते हुए, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आपको अपने डायलॉग राइटिंग वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी इनका प्रयोग आपको मिलेगा। नंबर 12 पे है उपविराम।
अब उपविराम को देखिए कैसे आपने लिखना है। इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। प्राय है, अब इसमें देखो आप कैसे लिखते हो, प्राय में इसका प्रयोग करते हो, शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिक होता है। जैसे प्रेमचंद अध्ययन, नई कहानी, कुछ प्रश्न, इस तरह से आप इसका प्रयोग करते हो। ये आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आपको मेन जो आते हैं वो पीछे जितने भी आपने पढ़े हैं वही आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको पता होने चाहिए। अब इसकी एक्सरसाइज देखिए, हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर आपका देखिए अभ्यास का, अपने चिन्हों और नामों को आमने सामने लिखिए। अब ये आपके एक सर्कल में आपके नाम लिख रहे हैं, उसके बाद दूसरे वाले सर्कल में आपके चिन्ह हैं, उनके सिंबल्स हैं, तो आपने उनके साथ अभी उनको मैचअप करना है। अभी हमने सारे बुक में पीछे सारे चिन्ह पढ़े हैं चिन्ह, तो इनको आपने उनके नाम के साथ कर देना है, उनको मैचअप करना है। विवरण चिन्ह कौन सा है इसमें, यहाँ से आपको देखिए रेखा उसके साथ लगा रखी है मैंने, उद्धरण चिन्ह के साथ लगा रखी है, ब्रैकेट्स, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो इन्वर्टेड कॉमर्स जिनको बोलते हो। अल्प विराम, इसको इसके साथ लगा रखा है, उसके चिन्ह के साथ, अर्ध विराम को और योजक संबोधन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। आप नंबर क वाले को कट कर दीजिए, उसके बाद नंबर ख वाले को देखिए। बाबा भारती ने पूछा, उसके बाद हम कुछ थोड़ी देर रुकते हैं, तो हमने कॉमा लगाया, ठीक है ना, हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया हमने, यानी कि हमने कौन सा यहाँ पे चिन्ह लगाया है आपका, हमने यहाँ पे आपका अल्प विराम का चिन्ह लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा चिन्ह लगाया है, उसके बाद हमने अब उन्होंने क्या कहा, ये किसी की कही हुई बात है, तो जब किसी की कही हुई बात को हम कहते हैं तो वो आप किस में लिखते हो, उद्धरण चिन्ह में लिखते हो। तो खड़ग सिंह क्या हाल है, तो हमने क्या लिखना है, खड़ग सिंह क्या हाल है, उसके बाद पूर्ण विराम, उन्होंने वाक्य जो पूरा कर दिया, उसके बाद पूर्ण विराम, उसके बाद आपने इसको उद्धरण चिन्ह को वो कर देना है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद देखिए ग पे, वह प्रसन्नता से उछला, वह प्रसन्नता से उछला, इसके बाद आपने कौन सा चिन्ह लगाना है, इसके बाद आपने योजक चिन्ह लगाना है, इसके बाद आपने कौन सा चिन्ह लगाना है, योजक चिन्ह लगाना है। अपनी, अब क्या कहा, कूदा, कूदे के बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है, आप कूदे के बाद आप क्या लगाओगे, कूदे के बाद आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे, कूदे के बाद आप फिर से अल्पविराम का चिन्ह लगाएंगे, जहां आप थोड़ी देर रुकोगे, फिर उसके बाद सिंगल आपने, ये ऊपर नहीं है बेटा, ये जो ऊपर चिन्ह लगा रखा है वो नहीं है। कूदा के बाद आपने सिर्फ आपने कौन सा लगाना है चिन्ह, कूदे के बाद आपने सिर्फ अल्पविराम का चिन्ह लगाना है, और उसके बाद लास्ट में आपने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देना है। अपनी ही छाया से खेला हुआ खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया, ठीक है। वह प्रसन्नता से उछला, कौन सा, योजक चिन्ह। कूदो, कूदो के बाद आपने लगाया अल्पविराम, उसके बाद अल्पविराम के बाद आपने अपनी बात पूरी करनी है। अपनी ही छाया से खेला हुआ खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए बेटा, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, अगला है हमारा, अशोक ने उत्तेजित होकर, अशोक ने उत्तेजित होकर कलिंग के फाटक बंद किए। अब इसके बाद हमने फिर से अल्पविराम लगा देना है, जो आज भी बंद हैं, ठीक है ना, उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद नंबर 5 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर 5 पे लिखा है, पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, उसके बाद आपने योजक चिन्ह लगा दिया, उसके बाद उसको आपने अब ये जो है अपनी सेना से वो क्या बोल रही है, तो उसने आपको उसको किस में लगाना है, उद्धरण, सिंगल उद्धरण चिन्ह में लेना है, इकहरा उद्धरण चिन्ह में लेना है इसको। बहनों, बहनों को हम संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने कौन सा एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है, विस्मयादिबोधक साइन लगाना है आपने, तो आप इसको बहनों के बाद लगाओगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके बाद ये आपका कहा हुआ कथन है, तो आपने बहनों से पहले एक गहरा उद्धरण चिन्ह लगाना है। तुम वीर कन्या, उसके बाद तुम वीर कन्या के बाद आपके फिर से अल्पविराम लगेगा, वीर भांगिनी और वीर पत्नी हो, ठीक है ना, ये इस तरह से आपने करना है। और उसके बाद पूर्ण विराम तो वहाँ पे लगा ही है, पूर्ण विराम के बाद आपने एक गहरा उद्धरण चिन्ह को क्लोज कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक उदाहरण लिखिए।
अल्प विराम, ये सारे मैंने आपको चिन्ह लगा दिए हैं बेटा, और उदाहरण आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है ना। एक एक उदाहरण इनका सबका आपने होमवर्क में लिखना है, इसके आप होमवर्क लिख लीजिए इसके ऊपर। अल्प विराम का मैंने चिन्ह बता दिया, विस्मयादिबोधक का लगा दिया, उप विराम का चिन्ह भी मैंने लिख दिया है, लाघव चिन्ह भी मैंने लिख दिया है, पूर्ण विराम भी लिख दिया है चिन्ह, विवरण चिन्ह भी बता दिया। अब इनका एक एक उदाहरण आप होमवर्क से करोगे, और आपको नोटबुक में केवल आपको विराम चिन्ह की डेफिनेशन लिखनी है, और उसके जितने भी आपके मुख्य विराम चिन्ह जितने भी आपकी बुक में दे रखे हैं, जो आपका जो कॉलम दे रखा है आपका, जो वो आपकी बुक के अंदर आपका ये जो ये दे रखा है ना, एक टेबल सा दे रखा है पेज नंबर 202 पे। आपके पेज नंबर 202 पे देखिए एक कॉलम दे रखा है ना, ये कॉलम आपको नोटबुक में लिखना है पूरा, यानी 1 से लेकर 12 तक आपको पूरा कॉलम लिख के उसके बाद उनके सामने उनके चिन्ह लगा देने हैं, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है इतना। अब ये चैप्टर आप ध्यान से पढ़ लेना, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।